सभी को नमस्कार। हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के सिग्नल्स एंड पीक्स या बैंड्स को प्रभावित करने वाले कारकों की बात की थी और उसमें हमने पहला बॉन्ड एनर्जी और दूसरा हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ लिया था। तीसरा हम बात करते हैं ओवरटोन। ओवरटोन क्या होता है, अधिक शोर क्या होता है, देखिए। उससे पहले आप ये समझिए कि ये और ये E1 एनर्जी लेवल है, ये E2 एनर्जी लेवल है। यहां से यहां जो ट्रांजिशन होता है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। ये जो ट्रांजिशन होता है वो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में होता है। अब देखिए इन एनर्जी लेवल्स के बीच में होता है वाइब्रेशनल लेवल। ये V0, V1, V2, V3, V4, V5, V6 ये है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। तो जब मॉलिक्यूल को यूवी रेज मिलती है तो वो यहां से यहां पहुंच जाता है, इस एनर्जी लेवल से इस एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, क्योंकि यूवी रेज की एनर्जी उतनी ज्यादा होती है, इसलिए यहां से यहां ट्रांजिशन हो जाता है। लेकिन आईआर जब रेज उसको मिलती है तो आईआर रेज की एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं होती है, इसलिए वो यहां से यहां नहीं पहुंच सकता, ट्रांजिशन नहीं हो सकता, वो वाइब्रेट होता है। तो वाइब्रेट जो होता है वो इन एनर्जी लेवल्स में होता है। किन में होता है? इन एनर्जी लेवल्स में होता है। जो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होते हैं वो कम एनर्जी के होते हैं। उन कम एनर्जी के वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में उसका क्या होता है? मोशन होता है, यानी वाइब्रेशन होता है। तो ये है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स और आईआर रेज की वजह से इनमें ही मोशन होता है या वाइब्रेशन होता है। चलिए, अब अगर कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल पीक। उसको क्या बोलते हैं? फंडामेंटल पीक। अगर कोई भी मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल से सीधा पहले में जाने की बजाय दूसरे में चला जाता है, पहले में जाने की बजाय किस में चला जाए? सीधा दूसरे में चला जाए, तो उसको बोलते हैं ओवरटोन। उसको क्या बोलेंगे? ओवरटोन बोलेंगे। अब दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, सर फिर दूसरे में तो जाएगा तो हमेशा ओवरटोन? नहीं, हमेशा नहीं जाएगा। अगर वो पहले जीरो से पहले में जाए फंडामेंटल, फिर पहले से दूसरे में जाए तो भी फंडामेंटल, दूसरे से तीसरे में जाए तो भी फंडामेंटल। ये फर्स्ट फंडामेंटल, ये सेकंड फंडामेंटल, ये थर्ड फंडामेंटल। लेकिन अगर वो जीरो से डायरेक्ट सेकंड में जाता है तो ये ओवरटोन। और ओवरटोन कौन थी? फर्स्ट ओवरटोन। अगर वो जीरो से सीधा तीसरे में जाता है तो ओवरटोन, और वो कहलाए थर्ड ओवरटोन। तो ये ओवरटोन क्या होती है कि अगर कोई भी एनर्जी लेवल जो है वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल है, उन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में मॉलिक्यूल डायरेक्ट पहले के बजाय दूसरे में जंप कर जाता है। जब मैं दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकता हूं कि किन्हीं भी दो फंडामेंटल यानी एडजेसेंट फंडामेंटल, पहली और दूसरी फंडामेंटल पीक जो है वो आपस में मिल जाए। मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, जब मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, एक ही बात। तो कोई भी दो एडजेसेंट फंडामेंटल पीक्स अगर आपस में मिल जाए तो बनी हुई पीक जो है वो ओवरटोन पीक कहलाती है। क्या कहलाती है? ओवरटोन पीक कहलाती है। तो हम सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ओवरटोन पीक जो होती है वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल पीक होती है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंडामेंटल पीक होती है। न्यू वन है, ये न्यू टू है। तो ओवरटोन क्या होगा? ये ओवरटोन। ओवरटोन्स क्या होंगे? टू न्यू वन, टू न्यू टू या टू न्यू थ्री। तो ओवरटोन्स जो होंगे वो उनके मल्टीप्लिकेशन में होंगे, या थ्री न्यू वन होगा, थ्री न्यू वन बार, तो वो उनके मल्टीप्लिकेशन में होंगे। तो ओवरटोन्स जो होते हैं वो फंडामेंटल पीक्स के क्या होते हैं? मल्टीप्लिकेशन में होते हैं। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ सकते हैं। देखिए, फंडामेंटल पीक जो होती है उनका मल्टीप्लिकेशन ही ओवरटोन होता है, लेकिन ओवरटोन जस्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, उससे थोड़ा सा कम रह सकता है।
क्योंकि पहले आप लोगों को पता है जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये एनर्जी लेवल जो होते हैं उनके बीच में गैप कम होता चला जाता है। तो पहले वाले का गैप जो होगा दूसरे वाले का उससे थोड़ा सा कम होगा, तो 19-20 फर्क मिल जाता है। तो ओवरटोन जो है जस्ट मल्टीप्लीकेशन से ज्यादा कभी नहीं हो सकता, या तो जस्ट मल्टीप्लीकेशन होगा फंडामेंटल पीक्स का या उससे थोड़ा सा कम होगा। हम CO2 की बात करें, ये CO2 मॉलिक्यूल है। CO2 मॉलिक्यूल का बेंडिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो 667.3 पे आती है सेंटीमीटर इनवर्स है। ये फंडामेंटल पीक है, इसकी फर्स्ट फंडामेंटल पीक। तो इसकी ओवरटोन जो आती है, इसकी ओवरटोन होती है वो 667.3 मल्टीप्लाई बाई 2 बराबर 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स हो गई। ये फाइंड आउट है, ये हमने मल्टीप्लिकेशन करके नहीं निकाल दिया, ये फाइंड आउट है कि CO2 में जो है वो ओवरटोन हमको 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पर हमको मिलती है। तो ये CO2 में ओवरटोन है, ये उसकी फंडामेंटल पीक है। तो ये जो है इसका मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये है ओवरटोन। भाई ओवरटोन की हमने बात कर ली कि ओवरटोन क्या होता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट जो फैक्टर है, नेक्स्ट फर्मी रेजोनेंस। नेक्स्ट फैक्टर जो है फर्मी रेजोनेंस, ये एनरिको फर्मी, एनरिको फर्मी द्वारा देखा गया। सबसे पहले किसने देखा? एनरिको फर्मी। किसने देखा? CO2 मॉलिक्यूल। कौन से मॉलिक्यूल में? CO2 मॉलिक्यूल में। अब हम बात करते हैं CO2 जो मॉलिक्यूल होता है वो देखिए, CO2 मॉलिक्यूल जो होगा उसमें दो प्रकार के मोड्स होंगी। क्या होंगी? दो प्रकार के मोड्स होंगे। पहली जो मोड्स होंगी वो स्ट्रेचिंग, और दूसरी होंगी बेंडिंग। स्ट्रेचिंग जो होंगी उसमें सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, सिमेट्रिक सममित और एसिमेट्रिक। और बेंडिंग में भी दो प्रकार की, इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। भाई सिमेट्रिक में स्ट्रेचिंग में दो प्रकार की, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। बेंडिंग में इन प्लेन और आउट ऑफ प्लेन। अब देखिए CO2 एक लीनियर मॉलिक्यूल है। कैसा है? एक लीनियर मॉलिक्यूल। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी 3n। 3n का मतलब होगा 3 मल्टीप्लाई 5, इसमें एटम्स की संख्या 3, तो 3 गुणा 3 बराबर 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है। अब लीनियर मॉलिक्यूल के लिए वाइब्रेशन जो मोड होती है वो होती है 3n-5। कितनी? 3n-5। तो 3n कितना है? 9, तो 9 - 5 बराबर 4। 4 क्या होंगी? वाइब्रेशनल मोड होगी। उन 4 वाइब्रेशनल मोड्स में से हमेशा स्ट्रेचिंग जो मोड होती है वो n-1 होती है, और लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 2n-4 जो होती है वो बेंडिंग मोड्स होती है। तो n-1, तो इसके टोटल एटम 3 है, 3 में से एक गया तो कितने हुए? 2। यानी ये मोड्स कितनी होंगी? 2 होंगी। एक सिमेट्रिक और एक हो गई एसिमेट्रिक। 2 होगी। और 2 ही क्या होंगी? 3 दूनी 6 में से 4 गया तो 2, तो 2 ही होंगी बेंडिंग मोड, एक इधर की और एक इधर की। तो चलिए अब देखते हैं। अब हम उन मोड्स की बात कर लेते हैं जो जो है। सिमेट्रिक में तो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड लेंथ एक साथ बढ़े और एक साथ कम हो जाए। एसिमेट्रिक में C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड लेंथ तो कम हो जाए और ये बढ़ जाए, तो ये एसिमेट्रिक होगी। और इन द प्लेन C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, रॉकिंग और सीजरिंग। हमने दो बातें की थी, रॉकिंग और सीजरिंग। हम सीजरिंग की तरह बात करते हैं, ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, सीजरिंग की तरह कैंचिनुमा ऐसे। तो और ये तो एक मोड ये होगी कि जिसमें हम वैगिंग और ट्विस्टिंग की बात करते हैं, वैगिंग और ट्विस्टिंग।
तो ट्विस्टिंग की बात करें, एक जो है ऊपर जा रहा है और एक नीचे जा रहा है, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ के लिए सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक के लिए इसके लिए म्यू की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट द्विध्रुवाल कोण म्यू इज इक्वल टू 0। सिमेट्रिक मोड के लिए हम पहले बात कर चुके हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर है। यहाँ पर इधर बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इधर बॉन्ड लेंथ कम है, इसलिए दोनों बॉन्ड जो है उनके लिए हम म्यू निकालेंगे टोटल, तो म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर म्यू 0 नहीं है, म्यू 0 नहीं है तो ये मोड जो है ये IR एक्टिव होगी, हम एक बार पहले बात कर चुके हैं इसकी। और यहाँ पर भी ये एक बार अंदर आ रहे हैं एक बार बाहर जा रहे हैं, तो यहाँ पर भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और ये ऊपर और एक नीचे जा रहा है, तो यहाँ पर भी म्यू इज नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसी स्थिति में ये जो है ये IR इनएक्टिव हो जाएगी, ये IR इनएक्टिव होगी, ये IR एक्टिव होगी। हमने पहले भी बात कर चुके हैं हम कि जिन मोड्स के लिए म्यू इज नॉट इक्वल टू 0 दोज ऑल आर IR एक्टिव, और जिनके लिए म्यू इज इक्वल टू 0 दोज आर IR इनएक्टिव। अब देखिए जिनके लिए म्यू इज इक्वल टू 0 और IR इनएक्टिव होती हैं वो एक होती है रमन एक्टिव, वो मोड्स होती हैं रमन एक्टिव। ऐसी मोड्स जो म्यू इज इक्वल टू 0 के कारण IR इनएक्टिव होती हैं वो रमन एक्टिव होती है। रमन एक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसमें वो एक्टिव होती है, वो आपको समझने की जरूरत नहीं, केवल इतना सा समझ लीजिए कि वो रमन एक्टिव होती है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरह ही है। चलिए अब ये जो मोड है इसका IR फ्रीक्वेंसी आती है, वो आती है 667.3 पे, इसकी भी 667.3 पे आती है, ठीक है। इसके ये तो IR एक्टिव है तो इसके तो 2380 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है, तो ये तो आई अलग हो गई। और ये जो रमन एक्टिव होती है IR इनएक्टिव है लेकिन रमन एक्टिव है, रमन एक्टिव की भी फ्रीक्वेंसी जो आती है वो आती है 1334 सेंटीमीटर इनवर्स पे आती है। कितने पे आ रही है? 1334.5 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ रही है, ये होगी रमन एक्टिव, ठीक। अब देखिए ये दो मोड्स, ये दोनों मोड्स आपस में मिल जाए, ये दोनों मोड्स क्या हो जाए, दोनों पीक्स आपस में मिल जाए, और आपस में मिल जाएंगे तो दोनों मिलने के बाद 1337 है, ये 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स पे आ गए। तो ये दोनों आपस में मिल गई, तो ये दोनों क्या कहलाएगा, दोनों के मिलने के बाद ये कहलाएगा ओवरटोन। क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा ओवरटोन। ये दोनों आपस में मिल गई तो ये क्या कहलाएगा? ओवरटोन कहलाएगा। तो ये इन दोनों की क्या है? ओवरटोन है। और ये जो है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये क्या है? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये ओवरटोन और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बिल्कुल पास पास आ गई, ये 1337 है और ये 1334 है, तो बिल्कुल पास पास आ गई। अब सुनिए आगे की बात कि जब कोई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और एडजेसेंट ओवरटोन, यानी उसके पास वाली ओवरटोन, उसके नियर बाई जो भी आ रही ओवरटोन, ये आपस में इनकी एनर्जीज क्या होती है? रेजोनेंस करती है, और रेजोनेंस करने के बाद इनकी एनर्जी आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, यानी एनर्जी को आपस में बांट लेते हैं। और उसके बाद में रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में इनकी ये पीक्स जो है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन से शिफ्ट हो जाती है। ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो जाती है? शिफ्ट हो जाती है। और शिफ्ट होने के बाद में लगभग इक्वल इंटेंसिटी के साथ नई पीक्स जनरेट हो जाती हैं, जिनमें से एक अधिक एनर्जी की होती है और एक कम एनर्जी की होती है। ये फिनोमेना पूरा एनरिको फर्मी ने देखा था, इसलिए इसको फर्मी रेजोनेंस कहते हैं। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि किसी भी मॉलिक्यूल की कोई ओवरटोन पीक और फंडामेंटल पीक, वो कोई भी फंडामेंटल पीक और उसकी एडजेसेंट यानी नियर बाई ओवरटोन पीक आपस में एनर्जी रेजोनेंस करती हैं, और एनर्जी रेजोनेंस के बाद में अपनी एनर्जीज को क्या कर लेती है? रीडिस्ट्रीब्यूट कर देती हैं। रीडिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लगभग समान इंटेंसिटी, लगभग
समान इंटेंसिटी की दो अलग अलग पीक्स जनरेट कर देती है। उनमें से एक हाई एनर्जी की होती है और एक लोअर एनर्जी की होती है, और इस पूरे फिनोमेना को हम कहते हैं फर्मी रेजोनेंस। देखिए आगे क्या होता है इसमें, देखिए ये 667, ये 667 और इधर है ये 1337 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये दोनों आपस में मिलकर के और इन्होंने बना लिया 1334.6 सेंटीमीटर इनवर्स, और ये है ओवरटोन। ये ओवरटोन और ये फंडामेंटल पीक आपस में मिलती है और मिलने के बाद में दो अलग अलग पीक्स में डिवाइड हो जाती है, और वो दो पीक्स होती हैं, एक होती है 1285 और एक होती है 1388.3 और 1285.5 सेंटीमीटर इनवर्स। अब देखिए मैं रिपीट कर देता हूं, मैंने ये कहा है कि कोई भी फंडामेंटल पीक और एडजेसेंट ओवरटोन पीक आपस में एनर्जी रेजोनेंस के कारण अपनी एनर्जीज का रिडिस्ट्रीब्यूशन करती है, और रिडिस्ट्रीब्यूशन करने के बाद दो पीक्स जनरेट करती हैं जिनकी इंटेंसिटी लगभग बराबर होती है। मैं बताऊंगा अभी इंटेंसिटी उनके लगभग बराबर होती है, और एक वो उनसे उच्च ऊर्जा की हो जाती है और एक निम्न ऊर्जा की हो जाती है। तो ये लोअर एनर्जी की पीक होगी और ये हायर एनर्जी की पीक होगी। देखिए एक इन दोनों से ज्यादा एनर्जी की, एक इन दोनों से क्या है कम एनर्जी की पीक होगी, और इनकी इंटेंसिटी जो हो जाती है 1 और 0.9, यानी कि ये दोनों पीक्स की जो रेशियो होगा वो होगा इंटेंसिटी का इंटेंसिटी रेशियो होगा 1:0.9 होगा, यानी कि ये 1 होगी तो ये 0.9 होगी। तो ये पूरा फिनोमेना जो है वो कहलाता है फर्मी रेजोनेंस। ये फर्मी रेजोनेंस जो है वो आईआर पीक्स की इंटेंसिटी और न्यू बार यानी वेव नंबर को इफेक्ट करता है। देखिए इस तरह से ये पूरी घटना होने का पीक्स जो है वो शिफ्ट हो गई है, चेंज हो गई। तो यही तो हम कह रहे हैं कि भाई इनको प्रभावित करता है। तो ये है फर्मी रेजोनेंस। आईआर फ्रीक्वेंसीज को प्रभावित करने वाले कारक हमने पढ़ लिए। इसके बाद का जो है नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे।